हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को हम दोबारा से यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और हमारा टॉपिक है आज का संप्रेषण का, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं पिछली सेशन से। और लगभग यहाँ पे हमने संप्रेषण कम्युनिकेशन के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल, बाहरी हस्तक्षेप। सबसे बड़ी शक्तिशाली बाधा क्या होगी संप्रेषण में, कक्षा के संप्रेषण में? तो यहां पर आंसर हो जाएगा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति सबसे शक्तिशाली बाधा है संप्रेषण में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक प्रभावी संयुक्त के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक प्रभावी संयुक्त के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? चलिए ऑप्शंस देखिए, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, शांत होकर एक एक विद्यार्थी पर नजर डालना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना, बात मत करो बार बार कहना। तो एज अ टीचर ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे जब आपकी कक्षा में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो और आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए यहां पर शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाए, क्योंकि उनको समझ में आने लगेगा कि टीचर जो है वो पढ़ाना शुरू कर चुका है, तो हमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। कोई शिक्षक यदि अपने विचारों को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति, या उपरोक्त सभी। कौन सी कंडीशन होगी यदि शिक्षक अपने विचारों को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो किस बात की संभावना है? तो यहां पर देखिए संभावना हो सकती है कि अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो गई हो, चाहे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि गिर गई हो, या फिर अनुशासनहीनता भी हो सकती है। यहाँ पर सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे, सभी संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण फलन
क्या होगा ये? ऑप्शंस देखिए, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना, नियमित अध्ययन का, उचित अनुशासन का, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। किसका फलन है प्रभावकारी शिक्षण? चलिए देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का ही फलन है ये। जब स्पष्ट पढ़ा रहे हैं, स्पष्ट आप अपनी विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं और यथा तथ्य, जैसा तथ्य वैसा ही आप उनको संप्रेषण के द्वारा समझा रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, यदि विषय वस्तु धारण सहित प्रस्तुत की गई हो, यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त हो। सभी को आंसर करना है कमेंट सेशन में। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि विषय वस्तु धारण सहित प्रस्तुत की गई हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तब ही प्रभावशाली माना जाएगा जब यदि वह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे, यदि वह प्राप्तकर्ता के पास वास्तव में पहुंचाया जाए, यदि वह शांत स्थिति में पहुंचाया जाए, यदि वह धीरे धीरे और स्पष्टता से पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और आंसर कीजिए। कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तभी प्रभावशाली माना जाएगा यदि वह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे। जैसा कि आप सोच रहे हैं वही सोच लेकर वो संप्रेषण सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 14 नंबर, कक्षा में पढ़ाई स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी कृतियों को प्रकाशित करवाना चाहिए, अपने विषय में हुए शोध कार्यों से परिचित होना चाहिए, अपने सहकर्मियों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए, या विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर इजी है, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए प्रत्येक अध्यापक को या शिक्षक को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, गणितीय शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित की शिक्षा के लिए पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास निर्णय तालिका, एल्गोरिदम, स्वान्वेषण रणनीति,
निरंतर गद्य रणनीति। तो एक गद्य वाला को तो काट ही दो। गणितीय शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण तकनीक या रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 16। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को निभाना आसान बना दिया है, पूर्ववत रखा है, बहुत बढ़ा दिया है या घटा दिया है? नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षकों के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन टॉपिक से आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी नई कक्षा के विद्यार्थियों से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति बनानी चाहिए? यह अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए। विद्यार्थियों कक्षा में कहानी सुनाना और उन्हें पढ़ने के लिए विवश न करना, विद्यार्थियों को सर पर सवार होने का अवसर ना देना, विद्यार्थियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना और उनके अहंकार को ठेस ना पहुंचाना, विद्यार्थियों से मित्रवत व्यवहार करना और उनके साथ कैंटीन में चाय पीने जाना। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसी नई कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना तथा उनके अहंकार को ठेस ना पहुंचाना, यह सबसे बेहतरीन रणनीति है विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कुछ विषयों का टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण उच्च कोटि का हो सकता है, क्योंकि? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शंस देखिए। शिक्षक भी इससे नई नई बातें जान सकते हैं, टेलीविजन द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग किए जा सकते हैं उनका प्रबंध विद्यालय में कर पाना प्रायः संभव नहीं होता, टेलीविजन शिक्षण के माध्यम से अनुशासन बेहतर रखता है, इन विषयों में शिक्षकों की कमी है। तो ऑप्शन डी को तो पहले कर दो। टीचर की कमी की वजह से हम टेलीविजन का उपयोग करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। टीचर की कमी टीचर लेकर आएंगे, टेलीविजन थोड़ी लेकर आएंगे। अनुशासन बेहतर रहता है, ये भी कोई रीजन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं टेलीविजन द्वारा जो हम दृश्य देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो चीजें क्लासरूम में ला पाना संभव नहीं है, इसीलिए टेलीविजन का जो उपयोग है वो उच्च कोटि का हो सकता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चीजों का अगर हम सही उपयोग करें तो बिल्कुल हमारे काम आएगी वो। क्वेश्चन नंबर अगला 19। मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं, क्योंकि? मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं।
मॉडल चित्रों, मॉडल्स आप सभी ने देखे होंगे स्कूल्स में, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स के मॉडल, जैसे कि सौर सिस्टम का मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया जाता है बच्चों से। अब वाटर कैसे सेव करते हैं, आपका वाटर का साइकिल का मॉडल बना सकते हैं। तो मॉडल चित्र दिखाने से क्या होता है, या उत्तम निदर्शन निदर्शन होते हैं, क्यों? इससे क्या होता है, मॉडल से, चित्रों से हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, उनका हम कल्पना कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, देखेंगे। शिक्षा में टेलीविजन का उपयोगी स्थान है, क्योंकि? तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, कम्युनिकेशन का ही। टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। टेलीविजन पर पाठ्यवस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छे शिक्षकों की कमी है। शिक्षा में टेलीविजन उपयोगी स्थान है, क्योंकि? क्योंकि टेलीविजन पर पाठ्यवस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड आई होप आप सभी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। घर पर आप सेल्फ स्टडी कीजिए और यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक द्वारा अभिभावकों के पास विद्यार्थियों की मासिक रिपोर्ट भेजने में विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का दायित्व कम हो जाता है, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बना देते हैं, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। चलिए, तो शिक्षक द्वारा अभिभावकों के पास विद्यार्थियों की मासिक रिपोर्ट भेजने में कौन सी प्रतिक्रिया आपको समझ आती है? तो इससे क्या होता है कि शिक्षक और अभिभावकों के बीच का संबंध बना रहता है, ठीक है। टीचर पेरेंट्स के बीच का जो संबंध है वो स्ट्रांग बना रहता है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक संचार। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, बच्चा मां का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है, आप बताइएगा। तो यहाँ पर दूसरा तो आपका सांकेतिक, तीसरा भी सांकेतिक हो जाएगा। पहला और लास्ट वाला लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर पहला वाला कंप्लीट, एक कंप्लीट वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों है। सुनीता सुना रही है, विनीता सुन रही है। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है, विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, ठीक है, उसने पढ़ तो दिया, मौखिक हो गया, लेकिन उस मौखिक बात को सुनने वाला कोई नहीं है वहां पर, तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन, संचार के लिए सुनने और सुनाने वाला दोनों होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि? परिचर्चा विधि। कारगर हो सकती है यदि
प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। परिचर्चा का मतलब समझते हैं आप? परिचर्चा क्या होती है? तो परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, तो उस टॉपिक पर वो तैयारी करके आएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, छोटे समूह में संचार बड़े समूह में संचार से किस प्रकार भिन्न होता है? अब ध्यान देंगे ऑप्शंस में। बड़े समूह में संचार अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है, छोटा समूह संदेश पहुंचाने में कम समय लेता है, छोटे समूहों में अंतःक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सीमित होती है, छोटा समूह उसमें भाग लेने वाले को आप में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। तो छोटे समूह और बड़े समूह में संचार किस प्रकार भिन्न है या क्या अंतर है? तो जब समूह छोटा होगा तो हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, वही कहा गया है ऑप्शन डी में। लेकिन बड़े समूह में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अपना विचार रखने का मौका ना मिला हो, तो एक नुकसान है बड़े समूह का। बाकी छोटे समूह में अच्छा है, सभी को अवसर प्रदान होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपुष्टि ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषक के दोषों का पता लगाने के लिए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, या प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। चलिए आप आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 25। और हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होने वाला है, तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारा टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संचार। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए, ठीक है, सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कोई भी शिक्षक प्रभावी संप्रेषक तभी बन सकता है जब वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, पढ़ते समय बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहता है, जो कुछ भी पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, या निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तो कोई भी शिक्षक एक प्रभावी संप्रेषक कब बन सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा संप्रेषक एक शिक्षक तभी बन सकता है जब वह पढ़ाते समय बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछता रहता है जो वो पढ़ा रहा हो। ठीक है, इससे कम्युनिकेशन जो गैप है वो नहीं बनता, बच्चे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 27 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भाषण योजना में इसके निम्न पदों को निम्न क्रम में प्रयोग करना चाहिए। अब यहां पर आपको क्रम जमाना है भाषण का पदों का। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा समाजीकरण। तैयारी, समाजीकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, समाजीकरण तथा तुलना। तैयारी, तुलना, प्रस्तुतिकरण तथा समाजीकरण। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आज के लास्ट क्वेश्चन का, एंड इसके बाद आप लोग मिलेंगे हमसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। हर क्लास के एंड में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा।
सो द राइट आंसर इज, सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, फिर समाजीकरण करेंगे उसका, फिर तुलना और फिर प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम मिलेंगे आपसे नए सेशन में इसी टाइम पर, और बहुत सारे ढेर सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।